हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने भारतीय संविधान पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे भाग 3। भाग 3 में मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार पढ़ना शुरू किया था भाग 3 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेदों के बारे में हम भाग 3 में पढ़ेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार जब पढ़ना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार 6 तरह के होते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था समानता का अधिकार, दूसरा बताया था मैंने स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा मैंने बताया था सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और पांचवा बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिनमें 4 मौलिक अधिकारों की बात कर चुके थे। आज हम 5वें मौलिक अधिकार की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों, यह 5वां अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। आज हम सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में। दोस्तों, अब बात करेंगे अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दोस्तों, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब दोस्तों, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे देश में 7 समुदाय के लोग रहते हैं। अब ये 7 समुदाय के लोग कौन कौन हैं? सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। दोस्तों, हमारे देश में ये 7 समुदाय के लोग रहते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। दोस्तों, हिंदू एक ऐसा समुदाय है जिसके लिए बहुसंख्यक कहा जाता है। हिंदू बहुसंख्यक हैं। बाकी जे 6 जो समुदाय हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, इन 6 समुदायों के लिए अल्पसंख्यक बोला जाता है। अल्पसंख्यक। तो इन्हीं 6 समुदायों के बारे में अनुच्छेद 29 में बताया गया है। कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दोस्तों, अल्पसंख्यक अपने हितों के लिए भाषा, लिपि और संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अपने हितों के लिए अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का मतलब प्रचार कर सकते हैं। ये तो रहा अनुच्छेद 29। अब बात करेंगे अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक अपने कल्याण के लिए
धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अपने कल्याण के लिए अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक संस्थानों का मतलब धर्म से संबंधित जो संस्थान होते हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं। ये तो रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि कोई भी अल्पसंख्यक अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता है। ये तो रहा अनुच्छेद 30। अब बात करेंगे अगले अधिकार की। अभी मैंने आपको बताया सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, यह पांचवा अधिकार था। अब हम बात करेंगे छठे अधिकार की। छठा अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार है। यह छठा मौलिक अधिकार है। दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 21 छोड़ दिया। अनुच्छेद 31 इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वह संपत्ति के अधिकार में शामिल था। दोस्तों, पहले जब हमारा संविधान बना था तब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद इसके लिए मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया है। इसलिए हम संपत्ति के अधिकार को नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह कुछ न्यायिक रिट जारी कर सकता है। तो हम लिखेंगे इसके तहत कहा गया है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह कुछ न्यायिक रिट
जारी कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ शक्ति है कि वह न्यायिक रिट जारी कर सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। अब दोस्तों, न्यायिक रिट कौन कौन सी होती हैं वो बताएंगे हम आपको। न्यायिक रिट 5 तरह की होती हैं। वो कौन कौन सी 5 तरह की रिट हैं वो अभी हम आपके लिए बताएंगे। अभी मैंने दोस्तों आपके लिए बताया कि 5 रिट कौन कौन सी हैं। रिटों के बारे में मैंने बताया आपके लिए, अब वो हम बताएंगे कि रिट कौन कौन सी हैं। रिट 5 प्रकार की होती हैं। रिट 5 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी रिट होती हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सबसे पहली रिट है। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को मतलब हनन पहुंचाता है या उसके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि जो व्यक्ति उसके मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति के लिए कोर्ट में पेश कर सकता है। उसके लिए कहाँ पेश होना पड़ेगा? सर्वोच्च न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। ये तो रही बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम लिख सकते हैं शरीर प्राप्त करना, मतलब वो व्यक्ति खुद वहां प्रस्तुत हो। शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को जो मौलिक अधिकारों का हनन पहुंचा रहा है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश होना जरूरी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उसके लिए उसके ऊपर कुछ कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी रिट की। दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश ये है दूसरी रिट। अब दोस्तों, इस रिट के तहत क्या होता है? परमादेश यह रिट जब जारी की जाती है जब कोई भी अधिकारी या कोई भी संस्था हमारे संवैधानिक मतलब संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी की जाती है। तो हम लिखेंगे जब कोई भी अधिकारी या संस्थान संविधान का उल्लंघन करते हैं, विधान का उल्लंघन करते हैं। जब कोई भी अधिकारी या कोई भी संस्थान संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ परमादेश रिट जारी की जाती है। अब हम बात करेंगे अगली रिट की। अगली रिट है अधिकार प्ररक्षा। अधिकार प्ररक्षा। दोस्तों, इस रिट के तहत ये रिट कब जारी की जाती है? जब कोई भी अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, तब सर्वोच्च न्यायालय अधिकार प्ररक्षा रिट जारी करता है। तो हम लिखेंगे जब कोई अधिकारी
अपने पद का गलत उपयोग या इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ यह रिट जारी की जाती है। तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अब हम बात करेंगे अगली रिट की। अगली रिट है प्रतिषेध। दोस्तों, इसके तहत जब कोई अधीनस्थ न्यायालय गैर संवैधानिक कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह उसकी अधिकारिता को रद्द कर सकता है। तो हम लिखेंगे प्रतिषेध के तहत जब कोई अधीनस्थ न्यायालय गैर संवैधानिक कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी अधिकारिता को रद्द कर सकता है। प्रतिषेध में कहा गया है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जो न्यायालय आते हैं उन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय गैर संवैधानिक कार्य करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी अधिकारिता को रद्द कर देगा। अब अगली रिट, पांचवी रिट बची है। मैंने आपको 5 रिटों के बारे में बताया, पांचवी रिट बची है। पांचवी रिट में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षण। पांचवी रिट का नाम है उत्प्रेक्षण। इसमें क्या कहा गया है? इस रिट में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। दोस्तों, उत्प्रेक्षण में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय गलत निर्णय दे देता है, सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि इसने गलत निर्णय दे दिया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह उस निर्णय को रद्द कर सकता है। ये हमारी 5 रिटें रहीं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ये 5 रिटें थी। मैंने आपको रिटों के बारे में बता दिया। अब मौलिक भाग 3 समाप्त हो गया। मौलिक अधिकारों में मैंने बताया था अनुच्छेद 12 से 35 तक के बारे में। मैंने अनुच्छेद 32 तक पढ़ा दिया है। 33, 34, 35 ये 3 अनुच्छेद बचे हैं। इन अनुच्छेदों ये 3 अनुच्छेद सेना के लिए प्रदान किए गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।